कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड कर लिया था। चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो हमने कर लिया था। आज हमने पढ़ना है वेलोसिटी सिलेक्टर। छोटे छोटे से दो टॉपिक। मेरा दिल है कि आज हम थोड़ा सा जल्दी से पढ़ते हुए आगे बढ़े। वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर एक डिवाइस है जिसमें मुख्तलिफ वेलोसिटी वाले, स्पीड वाले चार्जेस को थ्रो किया जाता है और उनमें से हम फिल्टर करते हैं अपनी मर्जी वाली स्पीड वाले पार्टिकल्स को। मसलन मैं वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर चार्जेस थ्रो कर रहा हूं जिनकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से लेकर 1000 मीटर पर सेकंड तक है, और मैं ये चाहता हूं कि आगे एक एक्सपेरिमेंट मैंने करना है जिसमें सिर्फ वो चार्जेस इस्तेमाल होने चाहिए जिनकी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड। तो बाकियों को रोकना है और सिर्फ 500 मीटर पर सेकंड स्पीड वाले जो चार्जेस होंगे वहां पर, उनको हमने आगे भेजना है अपने नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का जो भी हमारे पास स्टेप होगा। ठीक है, तो जो डिवाइस हमें ऐसा करके देगी वो हमारे पास कहलाएगी वेलोसिटी सिलेक्टर। वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वेलोसिटी सिलेक्टर कहलाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है? इट इज अ डिवाइस which selects or filters charges of specific velocity. इसकी हम कुछ डेरिवेशन करते हैं। इसकी डेरिवेशन के अंदर सबसे पहली बात यह है कि चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है। हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अप्लाइड ऑन चार्ज। दूसरी बात, बोथ फील्ड्स जो होती हैं आर परपेंडिकुलर। दोनों फील्ड्स जो होती हैं, बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिसके नतीजे में क्या होता है, ड्यू टू विच, बल्कि मैं एक और बात यहां पर लिख दूं, चार्ज Q is also thrown perpendicular to both electric and magnetic fields. फिर इस सिचुएशन में होता क्या है? इन दिस सिचुएशन electric and magnetic forces are applied on charge in opposite
direction. For a charge on which इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगी, चार्ज Q will move undeflected. ये मैंने उसकी कहानी सारी लिख दी, ऐसे समझ ले, वर्किंग लिख दी, या वर्किंग डेरिवेशन की बजाय मैं ऐसे कह दूं अगर वर्किंग प्रिंसिपल, वो मैंने लिख दिया। अब साथ ही इसकी डेरिवेशन हो जाएगी। क्या है अब जरा समझेंगे सारे। हमारे पास यहां पर ये जो मैं क्रॉस साइन लगा रहा हूं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या है, इनटू द पेज है। और साथ में क्या कह रहा हूं, ये यूनिफॉर्म है, इनके गैप क्या है, आपस में सेम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान। दूसरा, ये मैं कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह यहां पर दो प्लेट्स अप्लाई करता हूं, जिसकी वजह से यहां पर ऊपर से नीचे हमारे पास क्या चीज मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। तो आप जरा देखो कि पार्टिकल इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है, ऐसे। और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है, और ये दोनों आपस में फील्ड्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो यहां पर मैंने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, यहां पर जो मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हैं, वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू थ्रो कर रहा हूं विद सम वेलोसिटी v, किसके अंदर, इस रीजन के अंदर जिसमें हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, दो फील्ड्स हैं। एक ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वकार यूब माइक म्यूट रखें, कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो हमने थ्रो किया है किसके रीजन के अंदर, एक ऐसे रीजन के अंदर जिसमें हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर से नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ऐसे अंदर की तरफ। तो जो अभी बाद में आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है, और ये दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों फील्ड से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यहां से चार्ज थ्रो कर रहा हूं, वो चार्ज भी इन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं ऐसे पकड़ूं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है ऐसे, और चार्ज पार्टिकल मैंने इन दोनों के ऐसे परपेंडिकुलर थ्रो किए ये। अब जब चार्ज पार्टिकल इस रीजन में आता है तो इस पर दो फोर्सेस अप्लाई होंगी। पहली फोर्स जरा देखो, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर ऊपर से नीचे इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी। दूसरी फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई होगी। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल है, वैसे तो राइट हैंड पाम रूल भी है। अब मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो जरा देखो उसका राइट हैंड रूल क्या है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज ऐसे, और वेलोसिटी है इस तरफ, ये इधर है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इनटू द पेज, इस डायरेक्शन में बोर्ड की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर v टू सेकंड वेक्टर b थ्रू स्मॉलर एंगल। यहां से मैंने फिंगर्स को कर्ल करके इधर गया, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, रेक्ट थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फोर्स FB उसे मैं कह देता हूं।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज पर, जब वो इस रीजन में इंटर हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स है ऊपर से नीचे और मैग्नेटिक फोर्स है नीचे से ऊपर, यानी दोनों जो फोर्सेस हैं ऑन दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन दिस मूविंग चार्ज, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो मैंने यहां पर यही बातें लिखी हैं। किसके वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर हमने ये कहा कि वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है ऑन द चार्ज। दोनों फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जब चार्ज को हम थ्रो करते हैं इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर, तो फिर क्या होता है कि इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक हो गया। तो जो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो अगर इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट तो है ये, अगर इनकी वैल्यू भी बराबर हो जाएगी तो इस चार्ज पर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो जब दोनों फोर्सेस कैंसिल कर देंगी तो ये चार्ज विदाउट डिफ्लेक्शन ही इस रीजन के अंदर से, इस डिवाइस के अंदर से विद दैट वेलोसिटी मूव करता हुआ बाहर आ जाए। लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस कैंसिल नहीं करेंगी, तो वो कब नहीं करेंगी, जब मैग्नेटिक फोर्स या तो ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले में, तो ये चार्ज ऐसे आगे ऐसे ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, आगे फिल्टर नहीं होगा, आगे पास नहीं होगा। या इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी मैग्नेटिक फोर्स से, तो चार्ज ऊपर से नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट आगे पास नहीं होगा। सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल यहां से स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगा, जिस पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होंगी दे आर इक्वल। ऑपोजिट तो उन्होंने होना ही होना है। ठीक है। तो फॉर अ चार्ज ऑन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल हो, चार्ज क्यू विल मूव अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है। तो अब हम इसे ड्राइव करते हैं। दैट मींस कि उस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के। आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा जो एंगल है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के है। तो यहां पर हमने लिखा है कि चार्ज इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड्स, यानी मैं से भी कहना चार्ज इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा इस केस में क्या होता है 90 डिग्री। तो आप लोगों को पता है साइन 90 किसके बराबर होता है 1। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी क्यू वी बी। ठीक है। तो यहां पर जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है वो हमने कौन सी अप्लाई करनी है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का आपके पास क्या फार्मूला है, क्यू वी बी। और इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू क्यू। क्यू से क्यू कैंसल, तो यहां पर वी बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको याद होना चाहिए। अक्सर आ जाता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो वो आपसे पूछते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट लेते हैं, इसकी यूनिट वी बी की यूनिट किसके बराबर है, वो न्यूटन पर कूलम के बराबर है। या न्यूटन पर कूलम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, तो टेस्ला मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। यानी इस रिलेशन को ना सिर्फ आपको पता हो बल्कि इसकी यूनिट्स भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहीं से हमारे पास उस चार्ज की वेलोसिटी का फार्मूला बन सकता है जो अनडिफ्लेक्टेड पास हुआ, जिसके लिए ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो गई, अपोजिट थी तो वो कैंसिल भी हो गई। तो हमारे पास वो किसके बराबर आ जाता है, b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, v इज इक्वल टू e ओवर b। इस रिलेशन को भी आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि e ओवर b रेशो हैज द डायमेंशंस। कौन सी डायमेंशन होगी, जो वेलोसिटी की है मीटर पर सेकंड की है, lt माइनस 1 है। समझ में आ रही बात, या इसकी दोनों की यूनिट्स की रेशियो इसकी यूनिट के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज which goes out of velocity selector device without deflection। तो ये हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर आ गया। ये मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को वेलोसिटी सिलेक्टर सारे समझा दिया। तो सर अगर E और B की वैल्यूज जो है वो सेम ना हो, फिर क्या मतलब क्या होगा? E और B की रेशो तो बराबर होगी नहीं, वैल्यू बराबर हो ही नहीं सकती।
ये तो और वैल्यू होगी और होगी, इन दोनों की रेशियो से जो वेलोसिटी आएगी वो क्या, वो कौन सी वेलोसिटी है, इस फार्मूले से आई है। तो ये फार्मूला जी कौन जी। सा है, ये वो फार्मूला कह रहा है कि जिसमें चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है दे आर इक्वल। यहाँ पर थ्योरेटिकली हमने देखा कि दोनों फोर्सेस जो हैं दे मस्ट बी अपोजिट। अगर इस वेलोसिटी सिलेक्टर के प्रिंसिपल के मुताबिक हमने चार्ज को थ्रो किया है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सही। अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने का मतलब है चार्ज पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ना वो ऊपर जाएगा ना इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, बल्कि अनडिफ्लेक्टेड सीधा आगे चला जाएगा। तो यहां सही। पर अगर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास इस वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर के जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है वो है 100 मीटर पर 100 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला। मैं कहता हूं कि मेरे पास ऐसे चार्जेस हैं जिनकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से लेकर 10,000 मीटर पर सेकंड तक है, वो सारे मैंने ऐसे इसमें थ्रो कर दिए। अब सवाल मैं ये करता हूं कि इनमें से वो कौन से चार्जेस होंगे, किस वेलोसिटी वाले चार्जेस होंगे जो इसमें से बाहर आएंगे। तो वो वही होंगे जिन पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वो कौन से होंगे, जिनकी वेलोसिटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के बराबर होगी। 100/0.1, तो ये हमारे पास 1000 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड से 10,000 मीटर पर सेकेंड तक जो मैंने हजारों चार्जेस थ्रो किए थे हैविंग दीज वेलोसिटीज, उनमें से सिर्फ वही पास होंगे इस वेलोसिटी सिलेक्टर में से जिनकी वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड होगी, जिनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के बराबर होगी। क्लियर होगी बात? सही है सर। ठीक है। चलें जी, देख लें इसे एक 10 सेकेंड में जरा एक पिक्चर बना लेता हूं, फिर उसके बाद आप लोग, मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखें इधर,
ये हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये पी क्यू आर एस, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट पास हो रहा है, ये बन जाती है करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। और ये करंट कैरिंग कॉइल हमने रखी है, ये दो पोल्स के दरमियान, इस तरफ नॉर्थ है इस तरफ साउथ है, बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट हमने ये रखी है। और ये हमारे पास नॉर्थ से साउथ पोल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक हो गया। अगर आप गौर करें तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या अप्लाई होती है, फोर्स अप्लाई होती है जब भी वो कहां पे रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में, सिवाय दो केसेस के, अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पर ये पी एस और क्यू आर को देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो इन दो पार्ट्स पर किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं होती। ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस सिचुएशन में जो सामने मैंने बनाई है। लेकिन आपको यह भी पता है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हो तो उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है। तो ये जो पी क्यू है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब है इस पी क्यू पर और सिमिलरली इस आर एस पर वो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दोनों पर क्या अप्लाई होगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका फार्मूला है आई एल बी साइन थीटा। जब एंगल 90 डिग्री हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, साइन 90, साइन 90 1 होता है। तो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है ऑन द कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू आई एल बी। आई क्या है, करंट है, तो ये एक तरह से एक ही रास्ता है, तो जितना करंट इस साइड इस आर एस में से पास हो रहा है, उतना ही करंट किस में से पास हो रहा होगा, पी एस में से। ये इधर 10 एम्पियर है तो इधर भी 10 एम्पियर होगा, करंट सेम है। एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो आपको पता है ये रेक्टेंगुलर साइड कॉइल हमने बनाई है, तो अपोजिट साइड की लेंथ बराबर ही होनी है। तो जितनी पी क्यू की लेंथ है उतनी ही आर एस की है, तो लेंथ भी दोनों की सेम है। दोनों हमने कहां पर रखे हुए हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, परमानेंट मैग्नेट की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। तो आई भी सेम है दोनों कंडक्टर के लिए, लेंथ भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, उसकी स्ट्रेंथ सेम है। इसलिए इन दोनों जो कंडक्टर्स हैं पी क्यू और आर एस, इन दोनों पर क्या अप्लाई होगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ दोनों की वैल्यू भी, दोनों कंडक्टर पर जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन क्या दोनों की डायरेक्शन भी फोर्सेस की सेम है, उसके लिए मैं राइट हैंड रूल अप्लाई कर लेता हूं। राइट हैंड रूल क्या है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर एल, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिस डायरेक्शन में करंट होगा वो लेंथ की डायरेक्शन होगी, टू सेकंड वेक्टर बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जरा देखो सॉरी, करंट इसमें ऊपर से नीचे है, ये लेंथ की डायरेक्शन आ गई, इधर नीचे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैं जरा अप्लाई करूं इधर, ये ब्लैक मार्कर ले लेता हूं, करंट यानी लेंथ की डायरेक्शन ऊपर से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर एल टू सेकंड वेक्टर बी, एल से बी की तरफ ये, तो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स आप लोगों की तरफ है, आउट ऑफ पेज है। इस एंड पर जो फोर्स है, इस कंडक्टर पर जो फोर्स है, ये हमारे पास अगर मैं इसे F1 कह दूं, FPQ कह दूं, तो ये क्या होगी, डॉट का साइन है, आउट ऑफ पेज, बाहर की तरफ है, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसे बाहर की तरफ आएगी, ऐसे इस डायरेक्शन में आपकी तरफ। दूसरी तरफ करंट कहां है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, जो करंट की डायरेक्शन वही लेंथ की डायरेक्शन। तो कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर एल टू सेकंड वेक्टर बी, एल से बी की तरफ, देन थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पर जो राइट हैंड रूल से जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो हमारे पास इनटू द पेज है, उसको मैं F2 से कह देता हूं।
दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। आप लोगों ने 9th क्लास में एक खास टार्क पढ़ा था जिससे हम कहते हैं कपल। कपल जो है ये दो फोर्सेस अप्लाई करती हैं बॉडी पर, सॉरी, टू फोर्सेस अप्लाई करती हैं। स्पेशल टार्क जो है कपल, वो दो फोर्सेस अप्लाई करती हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। और साथ मस्ट एक्ट on two different points of the body। तो जब ये कंडीशंस पूरी हो जाएं तो बॉडी पर एक खास टार्क अप्लाई होता है, स्पेशल टार्क अप्लाई होता है, और जो बॉडी के अंदर रोटेशनल इफेक्ट पैदा कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। तो क्या क्या कंडीशन लिखी है, कितनी फोर्सेस अप्लाई होनी चाहिए, दो फोर्सेस, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन जब एक ही जगह पर दो फोर्सेस अपोजिट अप्लाई हो तो वो तो कैंसिल कर जाती है। यहां पर वो क्या होनी चाहिए, दे मस्ट एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। जब ये कंडीशन पूरी हो जाए तो एक स्पेशल टार्क अप्लाई होता है जिससे हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। कपल बचपन से जानते हो, ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है, इसमें आप क्या करते हैं, आपने लेफ्ट पर टर्न लेना है तो एक अपने राइट हैंड से इस साइड पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट लेफ्ट हैंड से आप इधर फोर्स अप्लाई करते हैं। दोनों फोर्सेस क्या है, दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और दो डिफरेंट पॉइंट्स पर अप्लाई हो रही है, जिसके नतीजे में बॉडी क्या करता है, ये स्टीयरिंग व्हील क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो अब एक साइड पर हमारे पास यहां पर क्या है, फोर्स आउट ऑफ पेज है, दूसरी साइड पर फोर्स इनटू द पेज है। दोनों फोर्सेस मैंने बताया है कि क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, दोनों पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रही है। करंट फोर्स डिपेंड करती है करंट पर, लेंथ पर और मैग्नेटिक फील्ड पर। दोनों के लिए, दोनों कंडक्टर्स के लिए, पी क्यू और आर एस के लिए करंट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, इसलिए फोर्सेस की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction, one is out of page, other is into the page, both are acting at two different points of the body। तो ये बॉडी पर एक खास टार्क अप्लाई करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं, और उसके नतीजे में कॉइल क्या करेगी, इट मस्ट रोटेट। समझ में आ रही बात, यहां पर ये हमारे पास अगर कॉइल है तो एक साइड पर मैं फोर्स इनटू द, इस साइड पर आउट ऑफ पेज होगी और इधर इनटू द पेज होगी। जब ये मैं अप्लाई करूंगा तो बॉडी में क्या होगा, रोटेशनल इफेक्ट पैदा होगा, रोटेट कर सकेगा, रेस्ट से रोटेशन में आ सकेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो अब मैं एक आखिरी दफा यहां पर बोलता हूं, लिखूंगा नहीं, अब टाइम नहीं है लिखने का। रीजन क्या है टार्क अप्लाई होने की, यानी व्हाई टार्क इज अप्लाइड ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये कहेंगे कि व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, then two equal and opposite forces act on the coil at two different points of the coil which apply a special torque called couple due to which coil rotates। ये हमारे पास इसकी रीजन आ जाती है। और बात समझ में आ गई। अब ये आप लोगों ने लिखना है, जरूर लिखना है, कभी कभी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई टार्क इज अप्लाइड ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो कर सकते हो ना, मैंने 4-5 दफा बता दिया, उम्मीद है आप लोग लिखेंगे। और प्लीज कोई एक जो अच्छा लिख ले वो ग्रुप में शेयर कर दे, अपने अपने जो रेस्पेक्टिव आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, या मुझे शेयर कर दे, मैं उसके आपको बता दूंगा, ठीक है, तो मैं खुद शेयर कर दूंगा आपके नाम के साथ। जी देखें जरा इधर, अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं।
टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। हमने ये टार्क मालूम करना है जिसे हम कपल कह रहे हैं, और कपल का फार्मूला है कि ये प्रोडक्ट है दो चीजों का, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस, कि ये जो दो फोर्सेस कपल में इस्तेमाल हो रही हैं उनमें से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। एक मूवमेंट आर्म होता है ना, जबकि कपल में कपल आर्म होता है। कपल आर्म क्या होता है? स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, फोर्सेस के दरमियान का स्ट्रेट डिस्टेंस। तो सर एक का मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, दोनों का क्यों नहीं ले सकते? नाइन्थ क्लास में जब हम इसे प्रूव करते हैं ना, तो वहां पर एफ जो है वो हमारे पास आता है, ना कि F1 आता है ना ही F2 आता है। यानी उसकी डेरिवेशन अगर हम वो नाइन्थ क्लास में जाकर वापस प्रूव करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि F जो है दैट इज एनी ऑफ द टू फोर्सेस। क्लियर होगी बात? अब उसके नाइन्थ क्लास के प्रूफ की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरा मैं क्या कह सकता हूं, जो टार्क होता है वो होता है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म होता है सेंटर से डिस्टेंस, जबकि कपल आर्म जो है वो एक फोर्स से दूसरी फोर्स तक का डिस्टेंस है। ये क्लियर होगी बात? सही है। तो वो दोनों पर डिस्टेंस आ जाता है, जो दोनों के इफेक्ट को इकट्ठे ऐसे समझ लो वो शामिल कर रहा है। सही है ना? तो अब जरा देखो, कपल को मैं टार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं? आई एल बी से। और कपल आर्म, बड़े गौर से ये बात यार समझना, बहुत गौर से समझना। मैं अगर आपकी बुक वाले सारे नोटेशन इस्तेमाल करूं तो एल जो लेंथ ऑफ द दिस रेक्टेंगल है, उन्होंने लेंथ को ए से रिप्रेजेंट किया है, यानी साइड लेंथ को ए से रिप्रेजेंट किया है। यानी जो साइड लेंथ है दिस इज ए, यानी एल लिखने की बजाय ए लिखे, मैं अगर वही इस्तेमाल कर देता। और दोनों के दरमियान का जो फासला है वो दैट इज बी। बी ब्रेड्थ उसकी है। अब यहां पर जो मैंने सामने डायग्राम बनाई है, इसमें इन दोनों के दरमियान फासला बी है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पड़ी हुई है। तो एक फोर्स इस साइड पर है इनटू द पेज, दूसरी फोर्स इधर है आउट ऑफ पेज। तो जितनी स्काइल की विड्थ है वही हमारे पास क्या है, दोनों का कपल आर्म है। लेकिन ऐसे भी तो सूरत हाल हो सकती है ना, ऐसी भी तो सूरत हाल हो सकती है कि कायल ऐसे पड़े रहने की बजाय कि एक फोर्स आउट ऑफ पेज है और दूसरी जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, इनटू द पेज है, यहां पर ऐसे। तो फिर वो क्या होगा, इधर से लेकर इधर तक स्ट्रेट फासला होगा। लेकिन अगर ये कायल ऐसे पड़ी हुई हो तो फिर क्या होगा, यहां पर अब बताओ इन दोनों के दरमियान, इन मार्कर के दरमियान फासला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर स्ट्रेट नीचे वाला डिस्टेंस पहले क्या है, जितनी स्काइल की विड्थ है। लेकिन ये थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दूं तो अब इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? मैं कैसे बताऊं? बढ़ जाए, बढ़ नहीं जाएगा, कम हो जाएगा। भला कैसे? इधर देखो, ये जरा हार्ड है, इससे शायद आसानी हो जाए हमें। ये है, ये है। अब इन दोनों के दरमियान क्या होगा, जितने इस डस्टर की लेंथ है। लेकिन अगर ये ऐसे आ जाए तो ये जरा देखो, एक फोर्स ऐसे आउट ऑफ पेज है ऐसे, और दूसरी ये यहां पर। तो अब इनके दरमियान फासला इतना सा रह गया है। अगर मैं ऐसे लेकर आ जाऊं तो एक फोर्स ऐसे ऊपर सीधी, दूसरी बिल्कुल नीचे होगी। तो अब इन दोनों के दरमियान फासला ऐसे है ना, इन दोनों के दरमियान फासला कुछ भी नहीं रहेगा, स्ट्रेट डिस्टेंस ऐसे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ऐसे समझो। अब दोनों, यही बात अगर समझ आ गई तो बड़ी बात है। ये ऐसे रोटेट करके जा रहा है, सही है। तो इन फोर्सेस की क्या सूरत हाल है, वो ऐसे है, ऐसे। बात समझ आ रही है कि जब वो यहां पर है, डस्टर की जितनी लेंथ है, ये कायल की जितनी विड्थ है, ब्रेड्थ है, उतनी हमारे पास क्या होगी, उसका मूवमेंट कपल आर्म होगा, दोनों के दरमियान का फासला। अब ये डस्टर जैसे क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा
तो अब जरा देखो क्या सूरत हाल होती है। मुझसे एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। पहले ऐसे था, जैसे डिस्टेंस ऊपर मूव कर रहा है तो ये फोर्सेस ऐसे आती जा रही। तो बताओ इनके दरमियान जो शार्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। और बात तो हाँ समझ आई है? सही है सर। बाकी तो बोल ही कोई नहीं रहा। मैं ऐसे बोलता हूं, इधर देखो, ये हमारे पास कायल है, हम उसकी इस साइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वाली साइड। पूरी कायल आप नहीं देख रहे इसकी तरह, हम उसे हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। पहले कायल ऐसे थी, तो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान, इधर फोर्स और इधर फोर्स, इनके दरमियान यही जो डिस्टेंस है, यही कपल आर्म था जो ब्रेड्थ के बराबर था। लेकिन फिर इसके बाद जब कायल ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी, तो अब एक फोर्स है ये, दूसरी फोर्स है ये, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान शार्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस वो ये बन रहा है। तो अगर ये B है और यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, और ये वाली लाइन मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, यानी थीटा इस विड्थ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान भी एंगल है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये B का कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, X। तो ये जो BX है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, और जिसको हम क्या कहेंगे, कपल आर्म कहेंगे। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ इस सिचुएशन का जिक्र करें जिसमें ब्रेड्थ B के बराबर है, ये वाली सिचुएशन है, लेकिन जब कायल रोटेट करके ऐसे जा रही होगी तो फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो थोड़ा सा बनेगा। जब ये एंगल बनेगा तो फिर हमारे पास जो कपल आर्म होगी, यानी इधर की फोर्स और इधर वाली फोर्स के दरमियान स्ट्रेट डिस्टेंस, वो यहां से यहां तक होगा, तो वो क्या बनेगा, ये B का X कंपोनेंट बनेगा, BX, जो किसके बराबर है, B cos ऑफ थीटा के बराबर। तो यहां पर B लिखने की बजाय अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, B cos ऑफ थीटा लिखूंगा। ठीक हो गया। अब ये B cos ऑफ थीटा, टॉर्क I, A और B को मैं इकट्ठा कर लेता हूं, साथ आगे B मैग्नेटिक फील्ड, साथ आगे cos ऑफ थीटा आ गया। तो यहां पर I ये क्या है, A लेंथ ऑफ द कायल, B क्या है, विड्थ ऑफ द कायल, और ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द कायल। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कायल है, इसका ये कंप्लीट एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं A लिख देता हूं, साथ B आ जाएगा cos ऑफ थीटा। यहां पर हम एक कायल को रोटेट करें, एक टर्न को रोटेट करें, लेकिन अगर ऐसी कायल हो जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो, ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो हमारे पास, ज्यादा हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, फॉर n टर्न्स ऑफ द कायल, टार्क जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, हर कायल का टार्क अलग होगा, दो हो गए तो दो से मल्टीप्लाई करें, n होंगे तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, न्याब NIAB cos ऑफ थीटा। और यहां पर अब मैं लिख देता हूं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कायल, कायल की प्लेन या विड्थ ऑफ द कायल भी कह सकते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड। आज के लिए इतना ही। किसी का क्वेश्चन हो यहां तक मुझे पूछे। यहां पर दो बातें, ऊपर रीजन जरूर लिखनी है अपने लफ्जों में, और दूसरा फिर ये इसकी डेरिवेशन है, और डेरिवेशन में ये जो है बात, ये बहुत अच्छी तरीके से समझने वाली है। किसी का क्वेश्चन